आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ हमारे पास जो फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है, जिनके अंदर आपके पास आ जाती है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, जिसको हम सीजीएम बोलते हैं, सीजीएम स्टेटमेंट। सर ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या लिखा हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, नहीं, हेडिंग वाले में सर। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे होते हैं तो वे मोस्टली वो कौन सी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इनमें से एक आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट, दूसरी आ जाती है सीजीएस स्टेटमेंट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, थर्ड आपके पास आ जाती है इनकम स्टेटमेंट, और फोर्थ पे आ जाती है बैलेंस शीट। अब ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले हम छोटे कुछ फार्मूलाज हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे वन बाय वन। जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं उनमें सबसे पहले आपने देखना है नंबर वन, प्राइम कास्ट क्या होती है। प्राइम कास्ट, इसका जो अदर नाम है इसको हम फ्लैट कास्ट भी बोलते हैं। और इसको हम बेसिक कास्ट भी बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या है, हम ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके थे, किसी को याद है? फार्मूला ऑफ प्राइम कास्ट, हाउ प्राइम कास्ट इज कैलकुलेटेड, याद है किसी को? नहीं है? नो सर। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, क्या कहलाती है? प्राइम कास्ट। अगर आपसे कहा जाए कि प्राइम कास्ट डिटरमिन करें तो आप कैसे करेंगे? ठीक हो गया? प्राइम कास्ट, फ्लैट कास्ट और बेसिक कास्ट। फार्मूला क्या है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज कॉल्ड प्राइम कास्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कन्वर्जन कास्ट। ये भी हमने कल डिस्कस किया था, तो इसका फार्मूला क्या था? डायरेक्ट लेबर प्लस लेबर फैक्ट्री ओवरहेड। हो गया? अब इसके बाद थर्ड आ जाता है टोटल फैक्ट्री कास्ट, टोटल फैक्ट्री कास्ट। इसी को आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी कह सकते हैं।
इसका फार्मूला क्या बनेगा, नेट मटेरियल प्लस लेबर प्लस, ठीक है। इसमें किसी को कोई इशू? नो सर। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, आ जाता है CGM। अगर आपको कहा जाए CGM फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो ये आपके पास जो ऊपर फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट की है ये भी कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं करते तो आप स्टार्ट से भी कर सकते हैं। मतलब सिंपल आप ये लिख दें कि कास्ट फैक्ट्री कास्ट या मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, इसमें एड्रेस कर लें, या ये सारे आइटम दोबारा भी आप लिख सकते हैं। यानी जो इसका फार्मूला बनेगा बेसिकली नेट मटेरियल प्लस नेट लेबर प्लस FOH। अगर ये तीनों अलग अलग लिखें तो भी ठीक है, अगर इन तीनों की जगह जो आपने ऊपर फैक्ट्री कास्ट या मैन्युफैक्चरिंग कास्ट की है वो लिख रहे तो भी ठीक है। इसके अंदर हम प्लस करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और इसमें से माइनस करते हैं हम एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ये जो आंसर आता है ये क्या कहलाता है आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपके पास आ जाता है जी CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फार्मूला क्या बन जाता है कि CGM, और आपने फाइंड किया ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, इसमें से प्लस आपने कर लेना है ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस कर देनी है क्लोजिंग या एंडिंग फिनिश गुड्स, फिनिश। क्लियर है? तो इसका क्या फाइंड कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फार्मूला आपने नोट कर लिए, नेक्स्ट मूव ऑन करें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यस सर। सर ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, ये जब हमने फाइंड आउट किया तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल में हमने ये पूरा जो फॉर्मूला जो हमने निकाला था, यानी कि प्लस भी आपने फिर टोटल ये फार्मूला वर्क इन निकाल प्रोसेस कर और लें, वर्क। जी जी वो कर लें, या फिर आप इसकी जगह वन टू एन ये सारे आइटम लिख लें, इसके आगे प्लस अपने फिनिश गुड्स यहाँ पे, और मैंने सेंडिंग फिनिश कर देंगे तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, CGS का। अगर ये ओके टोटल नहीं सर। करना चाहते तो इसके ऊपर जो आप डिटरमिन कर चुके होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें किस में आ चुकी हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। इसी के अंदर आप जस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग ऐड और लेस कर दें तो आपका CGS निकलेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखें 6 नंबर पे आपके पास कहीं पे अंडर अप्लाइड FOH आ जाता है, कहीं पे ओवर अप्लाइड FOH। ओवर अप्लाइड FOH, और दूसरा कौन सा होता है, अंडर अप्लाइड कैसे पता चलता है ओवर है या अंडर है? अगर आपके पास अप्लाइड FOH, क्या अप्लाइड FOH is greater than actual FOH, तो उस सूरत में क्या होता है, ओवर अप्लाइड। जो अंडर अप्लाइड है ये कब होता है, जब
which is less than हो गया, इसमें भी प्रॉब्लम है। उसके बाद ये टॉपिक के अंदर आपसे पूछा जाता है जी, पर यूनिट कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट करें। क्या करें? पर यूनिट कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट करें। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे फाइंड करेंगे? सीजीएम है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, टोटल कास्ट को जितने यूनिट आपने मैन्युफैक्चर किया उनको डिवाइड कर देंगे तो ये कितने क्या आ जाएगी? पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। प्रोडक्शन कास्ट या मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स ये आपको बात कुछ डाटा दिया होता है लेकिन ये खुद नहीं बताया होता कि आपने इस ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं। तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसका फार्मूला है यूनिट्स सोल्ड, ये आपको गिवन होगी, इसमें से माइनस कर देनी है ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग, और इसमें ऐड कर लेनी है एंडिंग फिनिश गुड्स, एंडिंग फिनिश गुड्स। ये जो ओपनिंग है ये बेसिकली इस साल के प्रोड्यूस हुए नहीं हुए, ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग फिनिश गुड्स आप इसको लिख सकते हैं। ये किसके प्रोड्यूस किए हुए हैं? पिछले साल के। तो इस वजह से इसको टोटल में से सेल में से माइनस कर लेंगे और जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ये आएंगे ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इन दिस ईयर के आएंगे। ये वाला फार्मूला जो यहाँ पे इसके अमाउंट आ जाएगी। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी आपने 1200 यूनिट्स क्या किए प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से जो है वो 400 प्रीवियस के थे, अब 800 बचे हुए हैं। तो आप इसमें से क्या कर लें? माइनस कर लें। तो 4 में से माइनस करें तो कितना आएगा? 800। 8 में 8 ऐड करें तो कितना बन जाएंगे? 1600। तो ये आपके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस ईयर, ड्यूरिंग पीरियड आएगा जितना वो बताएगा। ठीक है, इसमें यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? सर ये नंबर 8 एक बार फिर समझा दें। नंबर 8 पे ये यूनिट सोल्ड जी है सर, केवल। नंबर नंबर 8 पे हमने कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ये जिस मंथ की या ईयर की आप कास्ट शीट निकालने जा रहे हैं उस पीरियड के अंदर आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, कितने मैन्युफैक्चर किए। अगर वो खुद बता दे तो फिर हम कास्ट पे डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। अगर वो खुद नहीं बताता तो फिर ये जो नीचे हम डिवाइड करते हैं यूनिट, इनको खुद क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। तो फिर फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है कि यूनिट सोल्ड माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस एंडिंग फिनिश गुड। तो जो आंसर आएगा ये होंगे आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ओके, नाइन्थ पे आ जाता है जी पर यूनिट ग्रास प्रॉफिट। पर यूनिट ग्रास प्रॉफिट फाइंड आउट करें तो आप कैसे करेंगे? इसका फार्मूला क्या होगा? ग्रास प्रॉफिट इसको डिवाइड कर देंगे पर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। यूनिट आपने सेल किया है उन पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? पर यूनिट ग्रास प्रॉफिट।
उसके बाद इसमें आ जाता है पर यूनिट नेट प्रॉफिट, पर यूनिट नेट इनकम भी कह सकता है, नेट प्रॉफिट भी कह सकता है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम डिवाइडेड बाई यूनिट्स। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई एम्बिग्यूटी है? सर ये 9 और 10 का फार्मूला सेम ही है। 9 और 10 का फार्मूला सिर्फ सेम है, ऊपर ग्रास प्रॉफिट है, अगर वो ग्रास प्रॉफिट पर यूनिट पूछे और नीचे में नेट प्रॉफिट, यस सर। ग्रास प्रॉफिट और नेट ओके सर। प्रॉफिट का डिफरेंस है। ये अक्सर जिन क्वेश्चन में ये सीजीएस का क्वेश्चन देता है वहाँ पे ये छोटे छोटे क्वेश्चन वो लाजमी पूछता है। तो ये इस चैप्टर के की कंसेप्ट हैं, ये आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक हो गया? अब इसको नेक्स्ट शीट के अंदर हम इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं ओवरऑल सीजीएस का, उसके बाद एक फॉर्मेट बना लेंगे इनकम स्टेटमेंट का। इसके बाद फिर आपको मैं इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेंड कर दूंगा, वो आपने क्वेश्चन का हल करके देने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक हो गया? कोशिश करेंगे अगर कंप्लीट हो गया। सबसे पहले जब आप कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसका पहले आपने फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है? फॉर्मेट। सबसे पहले आप लिखेंगे कंपनी का नेम। क्या लिखेंगे? नेम। उसके बाद जो स्टेटमेंट आप बना रहे होंगे, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का है तो वो लिख लें, या कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का है तो वो लिख लें। तो हम यहाँ पे दोनों लिख लेंगे कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, यानी इसके अंदर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गई और कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर भी आ गई, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ, किस पीरियड की बना रहे हैं वो अपने डेट लिख लेंगे। उसके बाद हम लाइन लगा देंगे। अब आप किसी बुक के अंदर एक कॉलम बनाया होता है, किसी के अंदर दो बनाया होता है और किसी के अंदर ये तीन बनाए होते हैं, तो आपकी मर्जी, आप एक बना लें, दो बना लें, तीन बना लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप इसको कैसे करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन रुपीज में है तो रुपीज लिखें, अगर डॉलर में है तो डॉलर लिखें, जो भी करेंसी दी हुई है उसी के अंदर आपने उसको साइन करना। इसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है जी ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल। इसमें आपने ऐड करना है परचेजेस। मिसाल के तौर पर आपने ओपनिंग यहाँ लिख दिया, उसके बाद परचेजेस आपने कुछ की वो यहाँ लिख दी। इस परचेजेस में से आपने कोई रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, या अगर कोई अलाउंसेस वगैरह मिले हैं तो वो क्या कर दें, माइनस कर दें इस परचेज में से। तो ये आपके पास बाकी जो बात जाएगी ये कहलाएगी नेट परचेज। तो इसमें अब ऐड हो जाएगी नेट परचेज, ओपनिंग रॉ मटेरियल में नेट परचेज ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये इन दोनों का जो आंसर आएगा ये कहलाएगा टोटल मटेरियल, कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर, कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ठीक हो गया इन दोनों को ऐड करने से। उसके बाद आपने देखना है इसको बेस में से माइनस करनी है एंडिंग इन्वेंटरी, एंडिंग रॉ मटेरियल। तो इसमें से वो माइनस कर लेंगे तो बाकी जो आपके पास आंसर जाएगा ये कहलाएगा कास्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। इस वाले सम को आपने बेशक इसके अंदर लिख लेना।
कॉन्सेप्ट आपको समझ चाहिए। ये वैसे किस चीज का फार्मूला है, कास्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अगर वो आपसे पूछ लेता है कि कास्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज कैसे फाइंड आउट होगा, तो उसका ये फार्मूला है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस नेट परचेजेस। अगर रिटर्न वगैरह है तो मैंने सोचा कि नहीं होगी तो वही ऐड हो जाएगा, तो इसके बाद ये हो जाएगा कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसमें से हम कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल माइनस कर लेंगे, बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा, कास्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। इसके अंदर आपने क्या कर लेना है, इसमें आपने ऐड करना है कास्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर और आपने ऐड कर लेना है FOH। अच्छा, अब आप इसमें डायरेक्ट मटेरियल भी आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर भी आ जाएगी और FOH भी आ जाएगा। अब आपने करना क्या है कि बाज़ क्वेश्चन के अंदर उसने खुद बताया होता है कि FOH की कास्ट इतनी है, किसी क्वेश्चन में वो बताएगा जी FOH जो है वो डायरेक्ट लेबर की परसेंटेज पे अप्लाई होता है, और किसी क्वेश्चन में वो FOH के इंडिविजुअल आइटम बता देगा। तो वो जैसे बताया, अगर वो कहता है जी डायरेक्ट लेबर जो है वो FOH जो है वो 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, तो जो नेट डायरेक्ट लेबर की कास्ट होगी उसका 90% आप कैलकुलेट करके FOH लिख देंगे। अगर वो FOH मतलब खुद बता देता है टोटल, तो भी आप लिख लेंगे। अगर वो कुछ नहीं बताता और FOH के डिफरेंट आइटम दे देता है 1 by 1 करके, तो फिर आप उनको जितने फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होंगे उन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और वहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। अब इन तीनों को जब जमा करेंगे तो पहले फार्मूला पढ़ के आए हैं कि ये क्या कहलाएगा, टोटल फैक्ट्री कास्ट क्या कहलाती है, टोटल फैक्ट्री कास्ट, या दूसरा नाम क्या आता है इसका, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। ठीक है, इसको हम आगे नेक्स्ट शीट पे मतलब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गई टोटल फैक्ट्री कास्ट। सर ये FOH और डायरेक्ट लेबर ऐड होने के बाद जी, डायरेक्ट लेबर, टोटल फैक्ट डायरेक्ट मटेरियल और और FOH, जब हम तीनों को सम अप करते हैं तो ये इसको बोलते हैं टोटल फैक्ट्री कास्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। ठीक हो गया, प्रॉब्लम है इसमें? यस सर। अच्छा, अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। इसके अंदर तो इन दोनों को ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आता है ये कहलाता है कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। यानी वो टोटल कास्ट है जो हमारे पास फैक्ट्री के अंदर अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसमें से हम माइनस कर लेते हैं एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक हो गया, ये माइनस करते हैं तो ये जो आंसर आता है इससे कहलाता है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ये वो कास्ट है जहाँ जो आप यूज करेंगे पर यूनिट कास्ट या पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट डिटरमिन करने के लिए। ठीक हो गया, उसके बाद आपने इसमें क्या कर लेना है, ऐड अप कर लेना है ओपनिंग फिनिश। इसमें आप ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये टोटल जो कहलाएगा ये कहलाएगा कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल सेल। ये जो आंसर है इन दोनों को ऐड करने से। इसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे एंडिंग फिनिश, इसमें से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, फिर माइनस हो जाएंगी। बाकी जो आंसर आएगा ये क्या कहलाएगा, कास्ट ऑफ गुड्स
भाई इसमें से एक पॉइंट याद रखते हैं कि जहाँ पे आपने प्रीवियस शीट के अंदर FOH अप्लाई किया था, क्या था, FOH अप्लाई, FOH की कास्ट लिखी थी, अगर वो डायरेक्ट मटेरियल की परसेंटेज पे था या वो डायरेक्ट लेबर की परसेंटेज पे था, तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे ये था कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मली जो बनाई जाती है अप्लाइड बेसिस पे बनाई जाती है। और अगर ये अप्लाइड पे नहीं था बल्कि एक्चुअल पे गिवन था, क्या था, एक्चुअल पे, उसने 1 by 1 आइटम बताए हुए थे, आपने सब ऐड किया और फैक्ट्री कास्ट FOH लिख लिया, तो उस सूरत में फिर आप इसको लिखते हैं कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल, एट एक्चुअल। अब इसमें से माउस बात क्या कहता है जी, आपने कास्ट ऑफ गुड अप्लाइड बता देता है, आपने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल बना दी, यानी एट द रेट ऑफ अप्लाइड FOH। उसके बाद नीचे जाकर क्वेश्चन बताता है जी इस साल जो आपके FOH हुए हैं एक्चुअल वो इतने थे, तो आप इस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर आप इनको ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड को एडजस्ट करें, क्या करें, ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड को एडजस्ट करें, तो उसके बाद फिर ये आपके पास एट एक्चुअल फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आपके पास देख लें कि अंडर अप्लाइड है, देख लें यहाँ पे अंडर अप्लाइड होंगे तो ऐड हो जाएंगे, और अगर ओवर अप्लाइड होंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। उसके बाद जो आ जाएगा आपके पास आंसर ये क्या आ जाएगा, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल। क्लियर है। अब इसमें से क्वेश्चन दो तरह के आ जाते हैं इसके अंदर, एक तो वैसे सिंपल आ जाता है कि सारे आइटम दिए होते हैं, आपने उनको फाइंड आउट करके स्टेटमेंट बना ली होती है। दूसरा फॉर्मेट इस तरह से आता है कि आपको ना कुछ फिगर्स दे दी जाती हैं, कुछ नहीं दी जाती, जो आपने ये पूरा फॉर्मेट लिखना है, जो चीज़ अवेलेबल है वो लिख लें, जो चीज़ अवेलेबल है उसको वैसे रहने दें। फिर आप इनके अंदर जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आपको शो करूँ, देखें यहाँ पे ये वाला आइटम गिवन है और इधर से ये वाला आइटम गिवन है, ये वाला मिसिंग है, तो आपने ये देखा कि ये क्या हुआ था, ऐड, तो आप इसमें से ये वाला माइनस कर लेंगे तो ये वाला डिटरमिन हो जाएगा। इसी तरह से ऐड और लेस करके आप मिसिंग फिगर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। एक मेथड। दूसरा मेथड ये होता है कि आपको डायरेक्ट कास्ट ऑफ गुड सोल्ड या कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बता देता है, बाकी आइटम कुछ ज़्यादा नहीं बताता, तो फिर आप क्या करते हैं, रिवर्स मेथड यूज करते हैं। जब रिवर्स मेथड यूज करेंगे तो जो आइटम ऐड हुए हैं वो माइनस होते जाएंगे और जो माइनस वाले हैं वो ऐड होते जाएंगे, और आप बिलो से आप यानी यहाँ नीचे से कास्ट ऑफ गुड सोल्ड से पहले आइटम की तरफ ऐसे मूव करते जाएंगे, तो फिर ये आपकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट फाइंड आउट हो जाएगी। ये था आपके उसका, और बाकी जो आपका उसका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो वैसे ही है, कंपनी का नेम आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट आएगी और फॉर द पीरियड, उसमें से आप सेल लिखेंगे, सेल रिटर्न वगैरह मैनेज करेंगे, नेट सेल आ जाएगी, उसमें से ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आपने डिटरमिन किया है ये मैनेज करेंगे, तो बाकी क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। आपको बना देता हूँ ताकि आपको अगर इनकम स्टेटमेंट भी पूछ लेता है तो फिर सबसे पहले कंपनी नेम आ जाएगा, बाद यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट, और यहाँ पे आप ले जाएगा जो भी पीरियड बताया, उसके बाद आपने इसकी लाइन ड्रा करनी है, यहाँ पे आप आ जाएगी जो भी डॉलर। सबसे पहले आपने सेल लिखनी है, इसमें से अगर कोई रिटर्न वगैरह है तो वो कर लेने या डिस्काउंट वगैरह, तो इसके बाद क्या आ जाएगी नेट सेल, वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है, इसमें से मैनेज कर देनी है CGS जो आपने प्रीवियस स्टेटमेंट में फाइंड किया है, तो मैनेज करेंगे, तो ये जो आंसर आएगा ये क्या कहलाएगा, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने माइनस करने हैं सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर कोई नहीं,
सारे मैनेज करेंगे या टोटल करके 1v1 भी लिख सकते हैं या इधर सम अप करके वो भी लिख सकते हैं। जो मैनेज करेंगे तो बाकी जो आपके पास आ जाएगा वो आपकी नेट इनकम करेगा। और बात कोई अदर इनकम देते हैं तो वो भी आप इस नेट इनकम के अंदर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये था जी आपका इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड। बैलेंस शीट आपके पैसे पहले फॉर्मेट पढ़ चुके हैं, उसी हिसाब से ही होगी। यहाँ तो क्वेश्चन है आपका? नो सर। अभी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने या बेहतर यही है कि ये क्वेश्चन आपको असाइन कर दो। मिसिंग वाले भी हैं और फाइंड आउट करने वाले भी हैं। इनका आंसर नहीं देता, ये क्वेश्चन आपको फाइंड आउट कर देता हूँ। अब ये खुद इनको प्रैक्टिस करें और इनको कल सोल्यूशन इनका सबमिट करें। 4-5 क्वेश्चन मैं खुद दे देता हूँ और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद बुक से प्रैक्टिस करेंगे। रेड बुक से कर लें, कैरी करना और से कर लें, मैट यूजली से कर लें या सोया से कर लें, जहाँ से आप इजी समझते हैं वहाँ से प्रैक्टिस। ठीक है, अंदर काफी सारे बुक्स काफी किए गए हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है मिसिंग वाले और इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड, जो सिंपल है वो तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड है उनका थोड़ा इशू होता है, वो आसानी से नहीं होता। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर लें। ठीक है, आज आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करें। अगर कल आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो फिर आपको सॉल्व करवा दूंगा। सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट यही होती है या वो अलग होती है? वो अलग चीज़ है, सीपीआर का टॉपिक अलग होगा, कहाँ से प्रोडक्शन डाला और क्या ब्रॉडकास्टिंग वाला वाला वो इसकी बात करेंगे। ये 3 टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है, पहले वो आपको करवा दूंगा, बाकी होते रहेंगे। सर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर लें आज? जी, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर लें यहाँ पे आज? आप पहले खुद करें। ठीक है, तो सारे यही फॉर्मेट ही आपने अप्लाई करना है और वहाँ से ओके आपको सर। पता है, एक तो जजमेंट हो जाएगी कि आपके कितनी प्रिपरेशन है, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, आपने कितने फार्मूला वगैरह याद किए। उसके बाद आप लोग सबमिट करवाएं, अगर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो फिर कल हम इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो 3-4 इंपॉर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी पढ़ेंगे तो सारे ही, लेकिन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ओके सर। आगे कोई और टॉपिक पढ़ना है या यहीं तक अभी इसको एंड कर देते हैं? मैं आपको कैसा क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ, आप लोग उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो आप समझ लें कि जहाँ से जिस तरह का भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आराम से कर लेंगे। ओके सर। अभी जहाँ तक पढ़ा है इससे रिलेटेड अगर कोई किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, नहीं तो फिर मीटिंग एंड कर देते हैं और मैं आपको क्वेश्चन सेंड करता हूँ। अब अभी बैठ के प्रैक्टिस कर लें तो आपकी मर्जी, अब घर बैठ के कॉल करें तो भी आपकी मर्जी, जैसे आप इजी समझें। ओके सर, नो क्वेश्चन सर। चलो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं इंशाल्लाह। कल फिर इसको नो continue क्वेश्चन सर। करेंगे। कोई क्वेश्चन अभी मतलब 1v1 क्वेश्चन जो आपको शेयर करता हूँ उसको आप कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।